रोज़नामा खबरें के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, खैर मकदम है। नाजरीन, दिल्ली में चुनाव की आमद है और पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं, अपने उम्मीदवारों को तलाश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी इसके अंदर बाजी ले गई है। उसने दिल्ली की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सबसे अहम सवाल इस वक्त है ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी का। यानी आप जानते हैं कि ओखला की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरे 10 साल दिए हैं काम करने के लिए, और लगातार अमानतुल्लाह खां को यहाँ से विधायक चुनकर उन पर अपने भरोसे का इजहार किया है। और इस बार फिर वो उम्मीदवार जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से नामजद किए गए हैं। हमारे साथ इरफानुल्लाह खां साहब हैं। इरफानुल्लाह खां साहब मुहताज तारुफ नहीं है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन के न सिर्फ सेक्रेटरी रहे बल्कि सदर भी मुंतखब हुए हैं। इनका एक तवील रिकॉर्ड है अवामी खिदमात का। इस वक्त ये जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं और ओखला के मामलात को, यहाँ के इशूज़ को बहुत अच्छी तरीक़ा से उठाते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक अवामी एजेंडा जारी किया है जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं कि ये हमारा एजेंडा होना चाहिए ताकि हम अपने उम्मीदवारों से उसको सामने रखकर बात कर सकें। इरफानुल्लाह खां साहब, ये आपने एक एजेंडा जारी किया है। आप अरसे दराज से ओखला की समाजी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहे हैं और लोगों को इकट्ठा करते रहते हैं। ये बताइए कि पिछले 10 सालों में हमारा एक ही विधायक रहा है और उसने बहुत से वादे भी किए थे। आपको क्या लगता है कि इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने और ओखला के विधायक ने ओखला को क्या दिया है? सबसे पहले मैं रोज़नामा खबरें जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और बहुत ही महज़्ज़ब अंदाज से इस चैनल को आप चला रहे हैं और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। देखिए, जहाँ तक ओखला का ताल्लुक़ है, ओखला ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के अंदर जो इस तरह के इलाके हैं जिसमें ओखला शामिल है, सीलमपुर, जाफराबाद शामिल है, बल्ली मारान का इलाका शामिल है, मटिया महल का इलाका शामिल है, मुस्तफ़ाबाद है, सुंदर नगरी है, इसी तरह से बाबरपुर है और बहुत सारे इलाके हैं। चाहे वो आप बदरपुर को ले लें, चाहे आप तुगलकाबाद ले लें, महरौली ले लें, मुंडका ले लें, किराड़ी ले लें, पूरे दिल्ली के अंदर आप ये देखेंगे इस तरह के जो हालात हैं, जो इस तरह के इलाके हैं, उनकी ज़ुबान-ए-हाली मुँह से बोलती है। आप जाएँगे इलाके में तो नज़र आ जाएगा कि इसको किस तरह से बैकवर्ड रखा जा रहा है। तो स्लम एरिया लगते हैं वो बिल्कुल। स्लम एरिया रखते हैं और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि स्लम एरिया हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ स्लम बोर्ड बना हुआ है। उनके लिए बाकायदा बजटरी प्रोविज़न है और वहाँ पर काम होते हैं और लगता है कि भई कुछ न कुछ हो रहा है वहाँ पर, समाज के लेवल पर भी और दूसरे लेवल पर भी, तो कुछ न कुछ वहाँ बजट लगता है और वो स्लम को बाकायदा ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये तो बहुत अनऑर्गेनाइज़्ड इलाके हैं, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लिहाज़ा इसमें अवाम की ज़िम्मेदारी ज़्यादा समझता हूँ मैं, कि अवामी बेदारी जब तक नहीं आएगी और अवाम अपने मसाइल से अपने वोट को नहीं जोड़ेंगे, अपनी पार्टियों तक नहीं जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये हालात इस तरह से सुधरेंगे नहीं। इसी तरह आप देखिए कि 10 साल से आम आदमी पार्टी सरकार में है, मैं उसमें रहा हूँ और आज भी मैं उसका मेंबर तो हूँ ऑफ़िशियली, और मैं एक चुनाव भी लड़ा हूँ यहाँ से, जो सबसे पहला चुनाव था आम आदमी पार्टी का, उससे मैंने कंटेस्ट किया था यहाँ से चुनाव। उनकी माइनॉरिटी विंग का भी मैं चेयरमैन रहा हूँ दिल्ली के अंदर। उससे पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है, कुछ दिन के लिए बीजेपी की सरकार भी रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे और पूरा जायज़ा लेंगे, तो हमारा इलाका तो पिछड़ता ही चला जा रहा है। किसी की भी सरकार हो। किसी की भी सरकार हो, वो पिछड़ता चला जा रहा है। लिहाज़ा उसकी तह में जाना पड़ेगा हमें, कि आया बुनियादी मामला क्या है इसके लिए इसका, कि कोई भी सरकार आती है और वो जो भी नुमाइंदे होते हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि इलाका कैसे सुधार हो। मैं जब शुरू-शुरू में यहाँ आया 95 में, तो मैं ज़ाकिर नगर में रहता था। मुझे ताज्जुब हुआ उस 95-96 में कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की एक छोटी-सी आरडब्ल्यूए थी, ए, बी, सी ब्लॉक की, वो अपने लिए 6 करोड़ रुपए लेकर आए एमसीडी से। वो अखबारों में आया, अखबारों की न्यूज़ बना वो, कि वहाँ की आरडब्ल्यूए जाकर कोशिश की उसने, फ़ॉलो अप एक्शन लिया
और 6 करोड़ रुपए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसी पॉश इलाके के लिए उस वक्त दिए गए। हम वहाँ 600 रुपए भी नहीं ला सकते इस इलाके के लिए। अगर हम चाहें बजट के अलावा कुछ ला सकें, या जो एमएलए फंड है या काउंसलर का कुछ फंड्स है या एमपी फंड है, उससे थोड़ा बहुत लग जाता है, बाकी कोई बजटरी प्रोविजन होता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई ना कोई ब्लूप्रिंट अपने इलाके का तैयार करना चाहिए। और हम फंसे हुए हैं, ये इलाके सारे फंसे हुए हैं, सड़क, पानी, बिजली, सड़कें इन्हीं में फंसे हुए हैं। आप ये बताइए कि आज के दौर में कि अगर हम इन्हीं में फंसे रह जाएं तो फिर हमारे एजुकेशन का क्या होगा, सेहत के मामलात क्या होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज कैसे आएगा। तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज के लिए एक मुझे लगता है बड़े बजट की ज़रूरत है इन इलाकों को, ताकि इलेक्शन जब आए तो इशू बेस्ड हो, जज्बातियत उसमें बिल्कुल ना आए, और हम अपने इलाके को सामने रखकर, अपने मसाइल को सामने रखकर, अपने इश्यूज़ को सामने रखकर, अपनी कम्युनिटी के इश्यूज़ को सामने रखकर, दिल्ली के इश्यूज़ को सामने रखकर एक एजेंडा तैयार करें ताकि पॉजिटिव वोटिंग हो। पॉजिटिव वोटिंग करना सबसे अहम है। अगर पॉजिटिविटी आएगी इलाके के अंदर तो लोग डेवलपमेंट की तरफ सोचेंगे। अगर नेगेटिविटी रहेगी तो नेगेटिव चीज़ों पर हम ज़्यादा जाएंगे और पूरी तवानाई को सर्व करेंगे। ओखला जैसा इलाका, जामिया नगर जैसा इलाका, जहाँ पर हर पैमाने के, हर मेयार के लोग यहाँ रहते हैं और वो हर तरह से खिदमत का जज्बा रखते हैं, अगर वो उनका भी एनर्जी उसको हम इस्तेमाल ना कर पाए और उनके पोटेंशियल्स को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए अपने इलाके के लिए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती पूरी कम्युनिटी की होगी कि नज़रें रहती हैं ओखला की तरफ, जामिया नगर की तरफ, पूरे दिल्ली की, न सिर्फ दिल्ली की बल्कि अतराफ में अगर जाएँ, पूरे हिंदुस्तान में जाएँ तो नाम होता है। अब शाहीन बाग का नाम तो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर आ गया है, तो लोग शाहीन बाग को जानते हैं, शाहीन बाग से जामिया नगर को भी जानते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया की वजह से जाना जाता है ये इलाका। तो अगर इसके अंदर भी हम कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं ला पाए और सिर्फ उलझे रहे पानी, सड़क, गलियाँ, सीवर, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बदकिस्मती नहीं होगी, क्योंकि ये जो हालात हैं आज इस वक्त ओखला के, वो तो खुद जब अपना बयान कर रहे हैं। जो उसको आप हालात को लोग देखते हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सीवर उबल रहे हैं, लोग मसाजिद नहीं जा सकते, रमज़ान शरीफ में गंदगी चारों तरफ होती है। तो मुझे लगता है कि ये इलाके में हालात तो बहुत बद से बदतर हो गए हैं। अब इसको दुरुस्त कौन करेगा, उसमें अवामी बेदारी सबसे अहम है और उसी तरफ हमारी कोशिश हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से सबसे पहले हम ये कहें कि जो हमारी बुनियादी सहूलियात हैं, जिसमें पानी है, सेहत है, एजुकेशन है, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, इनको लेकर एक पैकेज की सख्त ज़रूरत है इन इलाकों को। उसमें ओखला भी शामिल है। हमें इससे पहले ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए और उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बड़ा रकम मिलनी चाहिए इस इलाके को, जब ये इलाका दुरुस्त हो सकता है। नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाली कि इलाके में बुनियादी जो हमारी कमी है वो क्या है ना? जबकि यहाँ पर पढ़ी लिखी आबादी है, बहुत ही तालीम याफ्ता लोग हैं, जर्नलिस्टों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर रहती है। उसके बावजूद भी हम सरकार से किसी तरह का रब्त ज़ब्त नहीं कर पाए कि हम इलाके की तरक्की के लिए अलग से किसी बजट को मंजूर करा सकें। ये आपने एक अच्छा मशवरा दिया है। मैं तो आपसे ये जानना चाहता, आप 1-2 जुमले में ये अगर बता सकें कि इन 10 सालों में क्या इलाके को कुछ मिला है सरकार की तरफ से? देखिए सरकार जो की आप कह तरफ सकें कि ये मिला है। देखिए सरकार की तरफ से जो बुनियादी सहूलियात का मामला होता है, उसमें जो मिला है वो पीस मील की तरह है। आप ये उसको बिल्कुल मतलब मिला है, मिलता है, हर इलाके को मिलता है, एमएलए का फंड तो आता ही आता है, वो तो सभी एमएलएज़ को मिलता है। अब अगर वो वापस चला जाए, खर्च ना हो, तो उससे ज़्यादा बदकिस्मती नहीं हो सकती ये है। भी सुना है कि वापस भी चला गया हाँ, है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, हमारे ज़्यादातर नुमाइंदों के साथ यही है। जबकि हमारे यहाँ मसले बहुत हैं, वो पैसा भी कम है जो मिलता है। जो मिलता है वो कुछ ना होने के बराबर है, वो ना होने के बराबर है। और पीस मील में जब भी कह रहा था कि वो नहीं हो सकता। मान लिया सीवर सिस्टम ही ठीक करना है हमें, हो सकता है कि कई सौ करोड़ का बजट लाना पड़े। पानी का ही सिस्टम अगर हमें ठीक करना है तो करोड़ों में जाएगा वो भी। अगर हमें सड़कों को दुरुस्त कराना है वो भी करोड़ों में जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक पैकेज की डिमांड होनी चाहिए।
देखिए पूरे हिंदुस्तान से ये आवाज उठी, डिमांड किससे की जाए? ये हुकूमत से करनी चाहिए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो भी है। हुकूमत के लिए तो जब ये सरकार बनेगी तब हम उसके बाद डिमांड लेकर जाएँगे ना, पिछले 10 सालों में तो हमने ये काम किया नहीं। नहीं किया है, वो नहीं हुआ है, वो बिल्कुल नहीं हुआ है, ये हमारी तरफ से तो ये कमी रही हमारी है। कमी है, हमारी नुमाइंदगी की नहीं है। बिल्कुल कमी रही है, बिल्कुल कमी रही है, उसको तो आप खत्म नहीं कर, इसीलिए वो माफ़ी माँग रहे हैं, जगह-जगह माफ़ी माँग रहे हैं। अब तो उन्होंने ऐलान करके माफ़ी माँगी है, तो इसका मतलब है कि उनके दिलो-दिमाग में भी ये बात है, या समझ रहे हैं लोगों के कि नब्ज़ पर उनका हाथ उनका होगा। सेंटिमेंट समझ रहे हैं समझ कि रहे हैं कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाया हूँ, ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन उससे सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो सब सरकार की होती है। सरकार का अपना एक, देखिए ये तो एक शहर की सरकार है, दिल्ली एक छोटी-सी जगह है, उसके अंदर एक-दूसरे का सबको मालूम रहता है, हाल मालूम रहता है। अगर उनके सर्वे ये बता सकते हैं कौन एमएलए सही है, कौन गलत है, कौन किसकी इमेज खराब हो रही है, किसने काम नहीं किया, वो काम नहीं आया, तो उन्हें ये भी मालूम होगा कि इलाकों की हालत क्या है। आखिरी बात जो आपने अभी कही कि अमानतुल्लाह खां माफ़ी माँग रहे हैं और उनको शायद कहीं न कहीं पशेमानी है और एहसास है कि जिन जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए। आपके ख़्याल में उनकी माफ़ी को कबूल कर लेना चाहिए? नहीं देखिए, माफ़ी तो बहुत बड़ा, अगर नेक नियति से माफ़ी होती है तो कबूल अल्लाह के यहाँ तो होती ही होती है। अगर आपका ये इरादा हो कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, तो हो सकता है अल्लाह ताला तो माफ़ कर देते हैं। लेकिन अब बंदों का मामला ज़रा-सा जज़्बाती है। अच्छा, बंदे उस मेयार पे तो जा नहीं सकते नाउज़ुबिल्लाह कि हम ये कहें कि भई अल्लाह तो माफ़ कर देगा, लेकिन बंदे भी माफ़ कर देंगे। वो तो फिर बहुत से ज़ख्म ऐसे होते हैं जो माफ़ नहीं किए जाते, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे यकीन नहीं होता। अगर माफ़ी पे यकीन हो जाए कि हाँ, ये माफ़ी दिल से है और ये माफ़ी तलाफ़ी है बाकायदा, माफ़ी नहीं बल्कि तलाफ़ी है, और तलाफ़ी ये है कि जो कुछ मैंने अब तक किया है उसके बाद अब नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि बड़े टीम वर्क की ज़रूरत है, जो टीम वर्क उनके पास नहीं है, जो वो टीम वर्क नहीं करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी नुमाइंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो ठीक है, एक एमएलए बन गया, काउंसलर बन गया, अगर उसकी टीम अच्छी नहीं है, उसके मुशीर अच्छे नहीं हैं, और उसके इर्द-गिर्द जो लोग हैं अतराफ में वो अच्छे लोग नहीं हैं, तो फिर वो कुछ कुछ नहीं कर सकता, अकेले कुछ नहीं कर सकता। लिहाज़ा उन्हें एक अच्छे टीम वर्क की ज़रूरत है, अच्छा टीम वर्क उनके साथ होना चाहिए, और उसके बाद इस एड्रेस को इश्यू करना चाहिए, और अगर उनकी माफ़ी कबूल नहीं होती, तब भी उसमें उन्हें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, आगे के लिए तो कोशिश करनी चाहिए कि मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगा, तो अवाम हो सकता है कि एक मर्तबा चांस और दे दें बाद में, लेकिन मुझे लगता है 10 साल तो बहुत होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, और ये तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें थी जो माँग हो रही थी इस इलाके में। पानी की लाइनें बिछी हुई हैं, लेकिन पानी नहीं आया, हाँ। पानी नहीं छोड़ा गया। यहाँ भी पानी की लाइन बिछ गई, हमारे डी ब्लॉक में तो बिछी हुई है, और भी जगह हुई हैं। नहीं, बता रहे हैं ज़ाक कि काफ़ी अरसे से है लेकिन काफ़ी वो अरसे से हैं, वो खत्म हो रही होंगी, और ज़ाकिर नगर में उधर जमुना तक चली गई हैं, वो लाइनें बिछी हुई हैं, बटला हाउस के एक्सटेंशन में बिछी हुई हैं, जोगाबाई एक्सटेंशन में बिछी हुई हैं। सब जगह लाइनें हैं, सब कुछ है, उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट के लेवल पर होगा, वो गवर्नमेंट के लेवल पे होना चाहिए था, उस लेवल पे जाके बात करनी चाहिए थी। जल बोर्ड से बात करनी चाहिए थी, जल बोर्ड का पानी यहाँ किस तरह से आए, कैसे लेकर आएँ? तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा-सा उन्हें जो एक्सपर्ट ओपिनियन मिल सकती है इलाके से, उसे उसको लेना चाहिए। अगर उन्हें एजुकेशन पे काम करना है, तो यहाँ एजुकेशनिस्ट बहुत हैं। अगर हेल्थ पे काम लेना है, डॉक्टर्स बहुत हैं इस प्रोफ़ेशन में। अगर उनको बिल्डिंग में से काम लेना है, कंस्ट्रक्शन से, तो यहाँ डीडीए के इंजीनियर्स, एमसीडी के इंजीनियर्स, रिटायर्ड टीचर्स, प्रेस के लोग। ये थे इरफ़ानुल्लाह खां साहब, जो बहुत पुराने अलीगेरियन हैं, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और आपने देखा कि उन्होंने कितने सलीक़े से और कितने अच्छे अंदाज़ में इलाके के मसाइल भी उजागर कर दिए और उनका हल भी बता दिया। हमें उम्मीद है कि ये बातें ओखला के नुमाइंदे तक भी ज़रूर पहुँचेंगी और सरकार के कानों में भी ज़रूर इनकी आवाज़ जाएगी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय से आगाह करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।